नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। श्रोताओं, घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है स्पोर्ट स्टार के वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली को। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुकेश। विजय जी, जिस तरह से भारतीय टीम ने आज अपनी पहली पारी बांग्लादेश के साथ खेली है और अब 80 रन से अभी भी बांग्लादेश की जो टीम है वो पीछे है, कितनी मजबूती नजर आ रही है भारतीय टीम के लिए? मुझे लगता है बहुत मजबूत है, क्योंकि थोड़ी लीड और होती तो पकड़ पक्की हो जाती टेस्ट मैच के ऊपर, क्योंकि आखिरी इनिंग्स में अगर खेलना होगा तो भारत को खेलना होगा। बिल्कुल, आखिरी इनिंग भारत को खेलना होगा और कैसे खेलेगी वो हम देखेंगे। लेकिन अब तक की जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें। ढाका में बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में भारत की पहली पारी में 314 रन, ऋषभ पंत ने 93 और श्रेयस अय्यर ने 87 रन की पारी खेली। लवलीना बुर्गोहाई छठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, हरमनप्रीत सिंह कप्तान और अमित रोहिदास उप कप्तान बने। और अखिल भारतीय टेनिस संघ ने रोहित राजपाल को भारतीय डेविस कप टीम का नॉन प्लेइंग कप्तान बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। ढाका में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 314 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 93 और श्रेयस अय्यर ने 87 रन की पारी खेली। बांग्लादेश अब भी भारत से 80 रन पीछे है। बांग्लादेश ने पहली पारी में 227 रन बनाए थे। बांग्लादेश को पहली पारी में 227 रन पर आउट करने के बाद भारत की जो टीम है केवल 314 रन बना सकी। बड़ा अंतर होना चाहिए था, ऐसा लग रहा था, लेकिन बांग्लादेश के जो गेंदबाज हैं उन्होंने 314 रन पर ही रोक लिया। आपको थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा बांग्लादेश बॉलर्स को, क्योंकि भारतीय बैटिंग लंबी है और काफी सक्षम है। और यहां पे अगर आप देखें, ऋषभ पंत जैसे आज मैं पढ़ रहा था, छठी बार 90s में आउट हो गए, एक शतक मिस किया है, और श्रेयस अय्यर ने भी शतक मिस किया। तो ये दोनों की साझी जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी क्रूशियल थी इंडियन इनिंग्स के लिए। पर जो लीड बनाई है, मान लीजिए आप 150 की लीड ले लेते तो डेफिनेटली मैच आपके पकड़ में होता। जी हाँ, जी बिल्कुल, और मजबूत हो जाती। लेकिन अगर हम कुछ और इस भारत की पारी के बारे में बात करें, दूसरे जो बल्लेबाज रहे उनका स्कोर ज्यादा नहीं हो पाया। हाँ, उनको स्टार्ट ही नहीं मिला ना। अगर आप देखें, ओपनर्स भी लीजिए आप, और विराट कोहली आप देखिए, उन्होंने अच्छी स्टार्ट खराब कर दी। चेतेश्वर पुजारा वो सेट लग रहे थे, वो आउट हो गए। सो ये मान के चलिए कि आपकी जो बैटिंग, डीप बैटिंग है, जो आपके पास बैटिंग की स्ट्रेंथ है, वो आपके आज काम आई। खास करके मुझे अच्छा लगा जिस ढंग से श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की। ऋषभ पंत तो है ही, मतलब वो टेस्ट मैच में तो चूकते नहीं हैं। अगर आप उनके बारे में कहा जाता है कि व्हाइट बॉल में वो थोड़ा फिसल रहे हैं अपनी रैंकिंग में भी और रन्स में भी बना नहीं पा रहे, लेकिन टेस्ट मैचेस में वो शायद अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। और वही बात श्रेयस अय्यर की है, वो आने वाले टाइम के लिए आपके पास एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। लेकिन केएल राहुल का फेल होना बार बार, और हमारे ओपनर्स रन नहीं बना पा रहे हैं, विराट कोहली ने भी रन नहीं बनाए हैं जो उनसे उम्मीद थी, तो ये थोड़ा सा चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि आप आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है घर पे, उसमें इन सबको रन बनाने पड़ेंगे। और कहीं ऐसा तो नजर नहीं आ रहा कि जो भारतीय बल्लेबाज दूसरे बल्लेबाज रहे हैं, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को छोड़ के, जो स्कोर नहीं कर पाए, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में रहे हैं कि हमारे सामने कमजोर टीम है? नहीं, इस लेवल पे आप सामने की टीम को आप कमजोर नहीं आंक सकते हैं। और खास करके बांग्लादेश वो जब घर पे खेलते हैं वो किसी भी टीम के बराबर है, वो बहुत ही डेंजरस टीम है घर पे। आप देखिए, आपने अभी उनसे वनडे सीरीज, जो अपनी व्हाइट बॉल सीरीज आप हारे हैं उनसे। सो मुझे नहीं लगता ऐसे ख्याल आते होंगे उनके मन में, क्योंकि जब आप विकेट पे उतरते हैं आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है। बिल्कुल, और इसके अलावा जब भारतीय टीम को चौथी इनिंग खेलनी है, कितना क्या कुछ स्ट्रेटजी रहनी चाहिए भारतीय टीम की, क्योंकि चौथी इनिंग जब खेलेंगे तो विकेट टर्न ज्यादा लेगा, और अगर 150 के आसपास अगर उनको टारगेट मिलता है तो शायद मुश्किल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल हो सकती है। बांग्लादेश के स्पिनर्स अच्छी क्लास के स्पिनर्स हैं। ताइजुल अगर आप देखें, उन्होंने तंग किया पहली इनिंग्स में, पहली पारी में भारत को बहुत तंग किया, लेकिन 150 के ऊपर का अगर टारगेट रहा
तो मुकाबला मुझे लगता है कि थोड़ा क्लोज हो जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप जब तीसरे दिन आप देखेंगे भारतीय बॉलिंग, मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल आप टारगेट पे करेंगे। बिल्कुल, सभी भारतीय खेल प्रशंसक भी यही चाहेंगे। लेकिन वर्ष 2022 में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। टीम ने अधिक से अधिक श्रृंखलाएं अपने नाम की हैं, लेकिन टूर्नामेंट जीतने में, जो बड़े टूर्नामेंट रहे हैं, वो जीतने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। तो आइए जानते हैं भारतीय टीम के बल्लेबाजों का इस वर्ष कैसा रहा है प्रदर्शन। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल पहले एशिया कप और फिर T20 वर्ल्ड कप जीतने से चूक गई। भारत ने इस साल 6 टेस्ट मैच, 24 वनडे और 40 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं। ऋषभ पंत सभी मैचों में टीम का हिस्सा रहे। पंत ने अब तक कुल 6 मैचों की 10 पारियों में 64.22 की औसत से 578 रन बनाए। उनकी इन पारियों में 2 शतक और 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। श्रेयस अय्यर इस साल भारतीय टीम के लिए सभी फॉर्मेट में शानदार लय में दिखाई दिए। वहीं वनडे क्रिकेट में उनका बल्ला जमकर चला। अय्यर ने 2022 में कुल 17 एक दिवसीय मैच खेले हैं। उन्होंने 15 पारियों में 55.69 की औसत से 724 रन बनाए। उनकी इन पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल रहे। सूर्य कुमार यादव इन दिनों T20 इंटरनेशनल में छाए हुए हैं। मौजूदा ICC T20 रैंकिंग में वो पहले नंबर पर काबिज हैं। सूर्या ने इस साल भारतीय टीम के लिए कुल 31 मैचों की 31 पारियों में 187.43 के स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए हैं। सूर्या न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इस साल T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विश्व में पहले नंबर पर हैं। इस साल उन्होंने 2 शतक और 9 अर्धशतक जड़े हैं। समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा। सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत, ये 2 लोग छाए हुए हैं भारतीय बल्लेबाजी में। हाँ, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप देखें, सूर्य कुमार यादव तो बहुत ही उन्होंने सबको बहुत मोहित किया अपनी बैटिंग से, क्योंकि जिस ढंग की वो बैटिंग करते हैं ना, अजीबोगरीब शॉट्स खेलते हैं जो नॉर्मल आप क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ऋषभ पंत तो अपने आप में एक मैं समझता हूं एक एग्जाम्पल है, जो यंगस्टर्स ने काफी कॉपी भी किया है उनको, जिस धैर्य से वो खेलते हैं, फियरलेस बिल्कुल। और वही बात सूर्य कुमार यादव की है। उन्होंने उनकी एंट्री थोड़ी देर से हुई भारतीय टीम में, लेकिन अब जब जगह बना ली है उन्होंने, वो बिल्कुल खुल के खेलते हैं। और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए मैं समझता हूं ये 2 खिलाड़ी बहुत अहम हैं, और श्रेयस अय्यर भी काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के लिए। लेकिन भारतीय टीम को इस वर्ष जो 2 झटके लगे, एशिया कप जीतने से चूका और फिर T20 वर्ल्ड कप। हाँ, दोनों में अपनी गलती से, क्योंकि दोनों में लग रहा था कि बेस्ट टीम है। देखिए, सेलेक्टर्स ने जो उस वक्त उनको बेस्ट लगे उन्होंने चुने, लेकिन अगर वो वहां जाके चूक गए, खास करके ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें, आप पाकिस्तान से भी जो मैच जीते थे, वो एक अद्भुत इनिंग्स खेली विराट कोहली ने, इसलिए आप जीत पाए। वो भी हारा हुआ मैच आप जीते एक्चुअली, पर उसके बाद वो लय नहीं बन पाई जो आपको फाइनल तक ले जाती या टाइटल तक ले जाती। और वही बात एशिया कप में भी रही, वहां तो आप बहुत ही निराशाजनक खराब खेले, आप श्रीलंका से हारे और पाकिस्तान से हारे। सो ये सब लेसन है आपके लिए, और ये काम आएंगे जब आप अगला ODI वर्ल्ड कप खेलेंगे और आप उसके बाद अपना T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। ऑफ कोर्स वो बड़ी नई टीम होगी, इनमें से कई खिलाड़ी तो आपको टीम में नहीं निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो आने वाला जो वर्ष होगा, वर्ष 2023, उस लिहाज से, भारतीय टीम के लिहाज से किस तरह का हो सकता है? क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं? बहुत जरूरी है कि आप घर पे जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है उसमें आप जीते, क्योंकि वो जो पॉइंट्स आप अंक जो कमाएंगे उससे आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना है। अगर ये 2 आप टेस्ट मैच जीतते हैं बांग्लादेश में, तो आप वैसे ही आप अभी दूसरे स्थान पे हैं, लेकिन आपको जीतते रहना पड़ेगा। तो यही उम्मीद है कि टेस्ट क्रिकेट आप अच्छा खेलें। बिल्कुल। और इंग्लैंड क्रिकेट की बात करें तो तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड, मैथ्यू पॉट्स और बल्लेबाज डैन लॉरेंस की न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंग्लैंड की 15 सदस्यीय टेस्ट टीम में वापसी हुई है। दोनों टीमों के बीच अगले वर्ष फरवरी में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। और इसके अलावा युवा लेग स्पिनर रेहान अहमद को न्यूजीलैंड दौरे के लिए नहीं चुना गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड, मैथ्यू पॉट्स और डैन लॉरेंस की टीम में वापसी हुई, कितनी कुछ मजबूती मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। लॉरेंस तो अच्छे बल्लेबाज हैं, सबको मालूम है, लेकिन ब्रॉड, पोच और ओली स्टोन, ये जो आए हैं वापस, तीनों सीमर्स हैं, और जो कंडीशंस हैं न्यूजीलैंड की, उस हिसाब से इनको पिक किया गया है और उसी हिसाब से रेहान को बाहर रखा गया है।
रुक करते हैं मुक्केबाजी का। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई भोपाल में छठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 16 चरण के मैच में ओडिशा की पूजा नायक को आसानी से हरा दिया। इस बीच रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की सोनिया लाथेर ने भी 57 किलोग्राम भार वर्ग की क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में लवलीना पहुंची हैं। आगे की भी राह उनकी ज्यादा कठिन तो नहीं हो सकती। कठिन होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो आप देखिए बहुत जानी मानी बॉक्सर हैं और वैसे भी ये प्रिलिमिनरी राउंड है जी। क्वार्टर फाइनल्स में आपको अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे और वहां से आपको पता लगेगा कोई अपसेट होता है नहीं, लेकिन लवलीना के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तमिलनाडु की एस कलेवानी अंतिम 8 में पहुंचने वाली अन्य मुक्केबाज रहीं। उन्होंने राजस्थान की स्वाति आर्य को 48 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। राजस्थान की अर्शी खानम और झलक तोमर ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। हरियाणा के लिए कल्पना ने 50 किलोग्राम वर्ग में महाराष्ट्र की जानवी बागमारी के खिलाफ 5-0 से जीत दर्ज की और मौजूदा टूर्नामेंट में 12 भार वर्गों में 302 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। रुक करते हैं हॉकी का। हॉकी विश्व कप 2023 ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। विश्व कप के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है, तो सुनते हैं रिपोर्ट। ड्रैग फ्लीकर हरमनप्रीत सिंह को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान और अमित रोहिदास को उप कप्तान बनाया गया है। प्रतियोगिता में भारत, इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स के साथ ग्रुप डी में शामिल है। भारतीय खेल प्राधिकरण के बेंगलुरु केंद्र में 2 दिवसीय ट्रायल के बाद 33 खिलाड़ियों में से टीम का चयन किया गया। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। गोलकीपर पिया श्री राजेश अब तक 4था विश्व कप खेल रहे हैं। उनके साथ कृष्ण बी पाठक को टीम में 2 गोलकीपरों के रूप में चुना गया है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और उनके डिप्टी अमित रोहिदास, सुरेंद्र कुमार, वरुण कुमार, जर्मनप्रीत सिंह और नीलम संजीव के साथ डिफेंस की अगुवाई करेंगे। भारत 13 जनवरी को राउरकेला में स्पेन के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा और उसके बाद 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ ग्रुप डी का दूसरा मैच होगा। टीम अगला मैच 19 जनवरी को भुवनेश्वर में वेल्स के खिलाफ खेलेगी। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच 24 और 25 जनवरी को भुवनेश्वर में होंगे। सेमीफाइनल मुकाबले भुवनेश्वर में 27 जनवरी को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला भी भुवनेश्वर में ही 29 जनवरी को होगा। पूल ए में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। पूल बी में बेल्जियम, जर्मनी, कोरिया और जापान हैं और पूल सी में नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, मलेशिया और चिली को टीम में रखा गया है। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। तो जिस तरह से टीम की घोषणा हुई है, हरमनप्रीत को कप्तान और अमित रोहिदास को उप कप्तान बनाया गया है, किस तरह से देखते हैं इसे? दोनों जो कप्तान उप कप्तान हैं, ये दोनों डिफेंस में खेलेंगे, तो उनपे एडेड प्रेशर ये होगा कि गोल ना होने दें, उनको बचाव करना है। लेकिन विवेक प्रसाद की वापसी जो मिडफील्ड में है वो बहुत बेहतरीन है। श्रीजेश 4था वर्ल्ड कप खेलेंगे, इससे ज्यादा बढ़िया चीज क्या हो सकती है? इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपका गोल में होगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे आकाशदीप सिंह है, बड़े एक्सपीरियंस्ड स्ट्राइकर हैं, तो वो उनकी वापसी है। सो इससे मुझे लगता है ये बेस्ट काफी टाइम के बाद एक बड़ी मंझी हुई टीम उतरेगी भारत की। और टेनिस का रुख करें तो अखिल भारतीय टेनिस संघ ने रोहित राजपाल को भारतीय डेविस कप टीम का नॉन प्लेइंग कैप्टन बनाया है। भारत अगले वर्ष 3 और 4 फरवरी को डेनमार्क के साथ विश्व ग्रुप प्ले ऑफ के मैच खेलेगा। इनको जो नॉन प्लेइंग कैप्टन बनाया गया है, इससे टीम को काफी अनुभवी हैं ये, और टीम को कितना कुछ फायदा हो सकता है? बहुत फायदा होता है। एक्चुअली अनुभव का ही फायदा है। और रोहित तो बहुत जमाने से खेले हैं, उन्होंने बहुत नजदीक से टेनिस को देखा है जी। मतलब ऊपर की टेनिस से जुड़े रहे हैं, तो उनके होने से काफी फायदा होगा जो युवा टीम है भारत की। तो ये एक अच्छा मूव है। और जाने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें, कतर के बाद अब सऊदी अरब में एशियाई शीतकालीन खेल 2029 की तैयारी चल रही है। दरअसल दोहा में फीफा वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के बाद अरब देशों के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं की आयोजन क्षमता पर किसी को शक नहीं रहा है और फीफा वर्ल्ड कप आयोजन का जो खर्चा था वो 18.19 लाख करोड़ रुपए हुआ था। वहीं सऊदी अरब ट्रोजेना परियोजना पर दोगुनों से ज्यादा 41.35 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। हमने आज आमंत्रित किया था विजय लोकपल्ली जी को। विजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, दीजिए मुकेश कुमार को इजाजत। नमस्कार।